नमस्कार। आज हम थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं उन प्राचीन संस्कृतियों की जो नवपाषाण काल के बाद प्रायद्वीपीय भारत में पनपी। हमारे सामने कुछ स्रोत है जो महापाषाण और ताम्रपाषाण काल इन पर रोशनी डालते हैं। मकसद बस ये है कि इन शुरुआती समाजों की खास बातें समझें, वो रहते कैसे थे और क्या विरासत छोड़ी उन्होंने। तो शुरुआत करते हैं महापाषाण काल से। नाम ही थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है ना। ये वो दौर है जो दक्षिण प्रायद्वीप में नवपाषाण काल के ठीक बाद, उसके अंत के बाद उभरता है। बिल्कुल। महापाषाण का मतलब ही है बड़े पत्थर, और इस संस्कृति की पहचान ही उन कब्रों से है जिनके चारों ओर आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर लगे होते थे। ऐसा लगता है कि ये लोग शायद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कब्रों में अक्सर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लोहे के औजार, हथियार, ये सब मृतकों के साथ दफनाते थे। ये करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। और ये कब्रें हमें उनके जीवन के बारे में तो बताती ही हैं, साथ ही लोहे का जो शुरुआती इस्तेमाल था उसकी भी जानकारी देती हैं। सच तो यह है कि दक्षिण भारत में जो प्रागैतिहासिक युग का अंत मानते हैं और ऐतिहासिक युग की शुरुआत, वो इसी काल से जुड़ी हुई है। लोहे के औजार कब्रों में, तो ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं था शायद, मतलब समाज में भी कुछ फर्क दिखा रहा होगा। क्या ये चीजें सबके पास होती होंगी उस वक्त? ये एक बहुत अहम सवाल उठाया आपने। ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोहा जैसी कीमती धातु या खास तरह के बर्तन मिलना उस समय के समाज में जो धीरे धीरे सामाजिक भेद बढ़ रहा था उसका भी संकेत देता हो। सबके पास शायद ना हो। दिलचस्प है ये तो। अच्छा, अब महापाषाण के साथ ही, जैसा आपने कहा, एक और अहम दौर चल रहा था, ताम्रपाषाण काल। जी, यानी तांबा और पत्थर का युग, ताम्र और पाषाण। हाँ बिल्कुल। ये तकनीकी तौर पर देखें तो नवपाषाण काल का ही अगला कदम था। अच्छा। पर तांबे के इस्तेमाल ने इसे एक अलग पहचान दी थी। ये ज्यादातर ग्रामीण संस्कृतियां थीं, गांव थे, अक्सर नदियों के किनारे बसे हुए। अच्छा। और हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। वही सिंधी घाटी वाली मशहूर शहरी सभ्यता उनसे कुछ हद तक प्रभावित भी हुई, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इनकी अपनी एक अलग, खासकर ग्रामीण पहचान बनी रही। वे एक खास किस्म के चित्रित मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन, कुछ खास तरह के? हाँ, खासकर काले और लाल रंग के बर्तन ये बहुत आम थे, और पुरातत्वविदों के लिए तो एक अहम पहचान चिन्ह है ये। तो ये लोग रहते कैसे थे? मतलब इनके घर वर कैसे होते थे? क्या शहर जैसे थे? नहीं, ज्यादातर तो गांव ही थे। अच्छा। घर मिट्टी और सरकंडों के बनते थे। अच्छा। आयताकार या फिर गोल। पक्की ईंटों का इस्तेमाल तो लगभग नहीं ही था। हाँ, शायद गिलुंड जैसी एक आध जगह अपवाद हो सकती है। अच्छा। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पे टिकी थी। अच्छा, क्या पालते थे? मोब, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब पालते थे, और हिरण जैसे जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। और हुनर, मतलब क्या कुछ खास चीजें बनाते थे ये लोग? अरे हाँ बिल्कुल, शिल्प कौशल भी काफी अहम था। ये तांबा गलाने में माहिर थे, मनके बनाते थे सुंदर सुंदर, और बुनाई भी जानते थे। महाराष्ट्र में तो कपास और रेशम के कपास के धागों के सबूत भी मिले हैं। सच में? रेशम कपास भी? जी, सोचिए, उस जमाने में कुम्हार थे, धातु का काम करने वाले थे, हाथी दांत के कारीगर, कई तरह के हुनरमंद लोग थे इन बस्तियों में। काफी विविधता थी इनके जीवन में। और पूजा पाठ या रीति रिवाज, उनके बारे में क्या पता चलता है? देखिए, खुदाई में पकी मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं कई जगह। अच्छा। जो शायद मातृ देवी की पूजा का संकेत देती हैं। कुछ जगहों पर बैल की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। और महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखा तरीका था। क्या था वो? वह मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में, और साथ में मिट्टी के बर्तन और तांबे की चीजें भी रखते थे। घर के फर्श के नीचे? ये तो बहुत ही अलग बात है। मतलब क्या ये उनके पूर्वजों से जुड़ाव दिखाता है, या घर को पवित्र मानने जैसी कोई बात? ये संभव है। देखिए, ये प्रथा उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े विचारों को तो दर्शाती ही है, साथ ही शायद घर या जमीन से उनके गहरे रिश्ते की तरफ भी इशारा करती है। तो ये तो हुई आम जीवन शैली की बात। लेकिन क्या ये संस्कृति पूरे प्रायद्वीप में एक जैसी फैली हुई थी, या इसमें कुछ क्षेत्रीय रंग भी थे? बहुत अच्छा सवाल है ये। नहीं, एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसमें काफी क्षेत्रीय विविधता थी। हर इलाके की अपनी कुछ न कुछ खासियत थी। कुछ खास उदाहरण अगर देखें तो? हाँ, बताइए। एक थी आहर या बनास संस्कृति, राजस्थान में। ये लगभग 2800 से 1500 ई पूर्व पुरानी है। यहाँ पत्थर के घर मिलते हैं, और ये लोग तांबे के औजार बनाने में इतने माहिर थे कि इस इलाके को ताम्रवती, यानी तांबे वाली जगह भी कहा जाने लगा। ताम्रवती? जी। फिर मध्य प्रदेश में चलिए तो वहां मालवा संस्कृति थी, लगभग 1700 से 1200 ईसा पूर्व। इनके मिट्टी के बर्तन तो कमाल के थे, बहुत ही बढ़िया डिजाइन वाले। उस दौर के शिल्प कौशल का बेहतरीन नमूना है वो। और एक और थी कायथा संस्कृति, वो भी मध्य प्रदेश में ही, जिस पर हड़प्पा का असर दिखता है। और महाराष्ट्र? आपने वहां के अंतिम संस्कार की बात की थी। हाँ, महाराष्ट्र में सबसे फैली हुई थी जोरवे संस्कृति। ये लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व तक चली। इसमें दैमाबाद और इनाम गांव जैसे बड़े गांव और छोटे शहर भी शामिल थे। इनाम गांव में तो किलेबंद बस्ती मिली है, कारीगरों के अलग मोहल्ले और कई कमरों वाले घर भी मिले हैं। कई कमरों वाले घर? तो मतलब समाज थोड़ा जटिल हो रहा था। बिल्कुल, ये शायद शुरुआती सामाजिक जटिलता की ओर इशारा करते हैं। यहाँ भी मातृदेवी पूजा और वो विस्तृत अंतिम संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। ये संस्कृति करीब 700 ईसा पूर्व तक चली, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। तो संक्षेप में देखें, इन स्रोतों से हमने समझा कि कैसे नवपाषाण काल के बाद भारत में ये महापाषाण कब्रों वाली संस्कृति और फिर ताम्रपाषाण बस्तियों का विकास हुआ। बड़े पत्थरों की कब्रें, लोहे के शुरुआती औजार, तांबे का बढ़ता इस्तेमाल, वो खास काले लाल बर्तन और अलग अलग जीवन शैलियां,
ये सब मिलकर उस समय की एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये संस्कृतियां सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं दिखाती जैसे धातु का आना, बल्कि ये विकसित होती सामाजिक संरचनाएं, जैसे इनाम गांव में हमने देखा, बदलती हुई विश्वास प्रणालियां और जबरदस्त क्षेत्रीय विविधता, इन सबको भी उजागर करती हैं। ये एक तरह से बाद के जो शहरीकरण हुए और राज्य बने उनकी नींव रख रही थी। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। लगभग 700 ईपू के आसपास जॉर्वे जैसी इतनी जीवंत फैली हुई ताम्रपाषाण संस्कृतियां आखिर खत्म क्यों होने लगीं? क्या बदला होगा? मौसम बदला, या लोग बदले, या कोई नई